नमस्कार, मैं राधा ठाकुर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वे श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसान भाइयों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। ग्रेन स्टोरेज बैग से बीज और अनाज को रखें सुरक्षित। ड्रैगन फ्रूट की फसल में जरूरी कार्य। रबी फसलों की कटाई हो चुकी है। अब किसान अपनी फसलों को बाजार में बेच रहे हैं या भंडारण के लिए रख रहे हैं, और भंडारण के दौरान खामियां रह जाने के कारण अनाज जल्द ही खराब हो जाता है। इसलिए कृषि वैज्ञानिकों ने एक ऐसे बैग को तैयार किया है जिसमें अनाज या बीजों को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। तो चलिए इस बैग के बारे में जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र समस्तीपुर के कृषि इंजीनियर अभिषेक कुमार से। बैग पहले तो हम जान लेते हैं। 5 लेयर टेक्निक है और दिखने में प्लास्टिक की तरह होती है, लेकिन उसमें एक लेयर नहीं होता है, वो 5 लेयर होता है। और इसमें आप एनारोबिक कंडीशन होता है जिसमें कि ना गैस अंदर जाती है, ना नमी अंदर जाती है, ना पानी अंदर जाता है। और ये मेन जो आजकल मैन्युफैक्चर हो रहा है ये 3 कैटेगरी में आ रहा है, तीन क्वांटिटी के कैटेगरी में आ रहा है। 25 किलो, 50 किलो, 75 किलो। तो लगभग ये 50 किलो के बैग का लगभग एक अप्रॉक्स जो है 75 रुपीज़ का एक बैग आता है। और इसमें हम हर तरह के फसल बीज को स्टोर कर सकते हैं। किसान अनाज या बीज को सुरक्षित रखने के लिए कई उपायों को अपनाते हैं, फिर भी हानिकारक कीट उनकी उपज को खराब कर देते हैं। ऐसे में किसानों को काफी हानि उठानी पड़ती है। लेकिन अगर किसान एयर बैग में अनाज का भंडारण करें तो इस प्रकार की हानि से बच सकते हैं। आइए एक नजर डालते हैं एयर बैग में अनाज को भंडारित करने के लाभों पर। अनाज में कीट नहीं पनपते हैं। अनाज में पहले से मौजूद कीट स्वतः ही मर जाते हैं। अनाजों में किसी भी प्रकार की फफूंद नहीं लगती है। एयर बैग में अनाज का भंडारण करना बहुत सस्ता और सरल है। साथ ही इस बैग को किसान कई सालों तक उपयोग में ला सकते हैं। इस बैग में अनाज को भंडारित करते वक्त किसी प्रकार की रासायनिक दवाओं का प्रयोग नहीं करना पड़ता। किसान अगर चाहें तो सुरक्षा के तौर पर नीम आदि पत्तियां बैग में रख सकते हैं। फसल है, सीरियल ग्रेन्स हैं, या फिर आपका मूंगफली है, या फिर स्पाइसेस है, मसाला है, और आयुर्वेदिक मसाले हैं, उनको स्टोर कर सकते हैं। एक्सेट्रा हर तरह की चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं और किसी भी केमिकल का प्रयोग नहीं करना पड़ता है उसकी क्वालिटी को बचा के रखने के लिए। और अगर हम बीज स्टोर करते हैं तो इसमें जो जर्मिनेशन है वो 95% से भी ज़्यादा देखा गया है। तो हम जब दोबारा बीज को स्टोर करके और अगले सीजन में जब हम लगाएंगे तो वो जो है हमारा उसकी जो जर्मिनेशन है वो बहुत अच्छी होगी इस बैग में रखने के कारण। और इसमें ये काम कैसे करता है तो CO2 इसके अंदर जो है वो बढ़ जाता है। ये बैग की एक खासियत है। तो CO2 ऑटोमेटिकली बैग के अंदर बढ़ जाता है, जिससे जो छोटे छोटे कीटाणु हैं, कीट हैं, वो अपने आप ही वो मर जाते हैं। और इसके जो सबसे बेस्ट प्रभाव के लिए जो अगर सबसे बढ़िया अगर इसका हम फायदा लेना चाहते हैं तो इसे प्रॉपरली जिस तरीके से बताया गया है उस तरीके से इसे हमें ग्रेन्स को पैक करके रखना होगा। किसान भाइयों, इस बैग में अनाज भंडारण करने में भी कुछ सावधानियों को अपनाना पड़ता है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। बैग हमेशा अच्छी तरह से साफ की गई गोदाम में रखें। साथ ही गोदाम या भंडार गृह में बने छिद्र को सीमेंट से अच्छी तरह से बंद कर दें। अनाज के सही रखरखाव के लिए किसान चूहे के बिल को सीमेंट में कांच मिलाकर बंद कर दें तथा अच्छी तरह सफाई करें ताकि चूहे, नमी और कीड़ों से बचाव हो सके। बैग को लकड़ी या लोहे के गत्तों पर रखें।
और इसमें प्रोसीजर कैसे है, मतलब कैसे इसको क्या करना है, क्या है ये आपको देखने में प्लास्टिक की बैग की तरह लगेगा। और मान लीजिए हम 50 किलो बैग का उदाहरण लेते हैं, आपने इसमें जो है अनाज 50 किलो भर दिया, हाँ, या बीज 50 किलो भर दिया। उसके बाद फिर हम ग्रेन्स को उस हर्मेटिक बैग में भरने के बाद उसमें से सारी हवा को बाहर निकाल लेंगे। इस तरह से जो है सारी हवा को बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद फिर एक राउंड स्ट्रैपिंग करेंगे, स्ट्रैप्स 2 आते हैं उस बैग के साथ। तो फिर दोबारा बैग को मोड़ेंगे, जो उसकी मुंह है, बैग का जो मुंह है उस पर दोबारा हम मोड़ेंगे और फिर से सेकेंड राउंड ऑफ स्ट्रैपिंग करेंगे। इससे क्या होगा, न गैस अंदर जाएगी, न नमी अंदर जाएगा, न पानी अंदर जाएगा। तो इससे जो हमारा ग्रेन्स है, मसाला है, आयुर्वेदिक दवाएं हैं या फिर बीज है, ये सारे का जो है क्वालिटी मेंटेन रहेगा और मॉइस्चर लॉस भी नहीं होगा। इसमें नमी ग्रेन्स या किसी जो भी आप स्टोर करते हैं तो उसकी नमी भी कम नहीं होगी और इसकी जो एरोमा है, जो सुगंध है, वो भी जो है बरकरार रहती है। तो ये सारा फायदा है, ये वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके और इस बैग की खोज की है। और तो आप इसका उपयोग करें गेहूं स्टोर करने के लिए, चावल स्टोर करने के लिए। ये मेरा आप सभी किसान भाई बहनों से अनुरोध है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। तो चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अपने प्रदेश के जिन किसानों ने ड्रैगन फ्रूट की फसल लगा रखी है, अभी इस समय फसल में कुछ कार्यों को करने की जरूरत पड़ती है, जैसे कि खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई प्रबंधन आदि। तो किसान इस सभी कार्यों को किस प्रकार से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांकेर रांची के डॉक्टर अरुण कुमार तिवारी। किसान भाइयों जोहार। आप तो लगाते ही हैं कि एक बार लगाओ और 20 साल तक, 15 साल तक उसमें फल पाओ। तो फल के पेड़ के दृष्टिकोण से आप जो पौधरोपण करते हैं वो तो इसी दृष्टिकोण से करते ही हैं। हम अभी बात कर रहे हैं ड्रैगन फ्रूट का। ड्रैगन फ्रूट जो बेस कीमती है और झारखंड के जलवायु के परिप्रेक्ष्य में बहुत वेल सूटेड क्रॉप है। ये नया है झारखंड के लिए, हम लोग एक तरह से नई तरह से रिकमेंड कर रहे हैं और बहुत इसकी उत्पादकता भी अच्छी है। किसान भाइयों, अगर आप ड्रैगन फ्रूट लगाए हैं और अगर उसकी उम्र 2 से अधिक साल की है, लगभग 2 साल की है, तो उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ज़्यादा है तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो ड्रैगन फ्रूट जैसा कि आप जानते हैं कि यह एक तरह से कहिए कि गर्म प्रदेश वाला फल है। इसको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए ऐसा बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन खाद वगैरह मिले, फल इससे लेना है तो शरीर अच्छा रहेगा, तभी इसकी उत्पादकता अच्छी होगी। इस फल के पौधों को दूसरे पौधों की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है। फूल आने एवं फल के विकास के समय खेत में नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए बूंद बूंद सिंचाई पद्धति का उपयोग करना चाहिए। तो अभी आप क्या करें कि जाड़ा को सहन किया है, अब इसकी बढ़वार होगी। तो अभी आपको क्या करना है कि अगल बगल जितने खरपतवार हैं उसको निकाल दें, उसकी कोड़ाई कर दें, पौधे के चारों तरफ कोड़ाई कर दें और मैं तो कहूँगा कि 10 दिन के लिए छोड़ दें। कोड़ाई करके 10 दिन के लिए छोड़ दें। वो सूखेगा नहीं, मरेगा नहीं, आप उसकी चिंता मत करिए।
10 दिन छोड़ने के बाद 10-15 दिन तक आप छोड़ सकते हैं। उसके छोड़ने के बाद उसमें एक भूख जैसी जगेगी और मिट्टी में अगर कोई रोग जनित बैक्टीरिया या फंगस या इस तरह के कुछ है तो वो मर जाएंगे या जमीन के नीचे चले जाएंगे, तो ये उनका दुष्प्रभाव पौधे पे नहीं पड़ेगा। तो ये फायदा है। ड्रैगन फ्रूट में अधिकतम उत्पादन के लिए 1 हेक्टेयर भूमि में लगभग 277 पौधे लगाए जा सकते हैं। ट्रिमिंग व प्रूनिंग पौधों की सीधी वृद्धि एवं विकास के लिए इनको लकड़ी व सीमेंट के खंभों से सहारा प्रदान करना चाहिए। अपरिपक्व पादप तनों को इन खंभों से बांधकर शाखाओं को सीमित रखते हुए 2 से 3 मुख्य तनों को बढ़ने के लिए छोड़ देना चाहिए। इसके बाद इसके ढांचे को गोलाकार रूप में सुरक्षित कर लेना चाहिए। अब उसके बाद आप जो कोड़ाई किए हुए हैं, कोड़ाई के 15 दिन के बाद आपको खाद देना है। तो गोबर की सड़ी हुई खाद आप उसका इस्तेमाल करें या वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गोबर की सड़ी हुई खाद लगभग 15 किलो प्रति पौधा के हिसाब से आपको देना है। वैसे तो हम बार बार कहते हैं कि मिट्टी जांच आप करा लें। मिट्टी जांच कराने से ये होगा कि किस चीज़ की कितनी कमी है, उसी हिसाब से हम उसकी सप्लाई करते हैं। लेकिन जो कार्बनिक खाद है, जो आपका जैविक खाद है, वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए ज़्यादा भी दे देंगे तो हानिकारक नहीं होगा। इसलिए हम अगर आप मिट्टी जांच नहीं कराए हैं तो मिट्टी जांच करा लें। और बिल्कुल संभावना है कि इसका रिजल्ट अभी नहीं आ पा रहा है तो खाद देने की ज़रूरत है, इसलिए कि बरसात में उसमें फूल लगेंगे। तो स्वस्थ पौधा होगा तभी स्वस्थ फूल और फल लगेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे। इसलिए आपको अभी देख रेख करने की ज़रूरत है। तो आप प्रत्येक पौधा आप करीब 15 किलोग्राम प्रति पौधा के हिसाब से जड़ के किनारे किनारे आप देख लें कि उसकी कैनोपी कितनी है, मतलब वो एरिया जो है वो ऊपर में हवा में कितना दूर तक फैला हुआ है। तो उतना ही दूर का एक वृत्त जैसा खींचें और सेंटर को आधा करें। सेंटर पॉइंट आपका हो गया जो सीमेंट का या आप आयरन का रॉड गाड़े हुए हैं जिस पे वो चढ़ा हुआ है बीच वाला, तो वो रॉड का जितना त्रिज्या है उसका आधा करके और उसके आधा करने के बाद वो करीब करीब 1 फीट गहरा आप लाइन बनाएं, आधा फीट चौड़ा वो गड्ढा खोदें, वृत्ताकार, वो निश्चित रूप से वृत्ताकार होगा। और उसमें आप 15 किलोग्राम प्रति पौधा के हिसाब से गोबर की सड़ी हुई खाद आप डालें। गोबर की सड़ी हुई खाद के साथ साथ आपको नीम या करंज की खल्ली भी 2 किलोग्राम लगभग 2 किलोग्राम प्रति पौधे के हिसाब से डालना है, क्योंकि गोबर की सड़ी हुई खाद में कीड़े वगैरह लगने की संभावना ज़्यादा होती है। हालांकि बहुत सड़ी हुई हो फिर भी तो उस संभावना को कम करने के लिए हम नीम और करंज की खल्ली डालते हैं। ड्रैगन फ्रूट में कीट और व्याधियों का प्रकोप कम होता है, फिर भी इसमें एंथ्रेक्नोज और थ्रिप्स कीट का प्रकोप देखा गया है। एंथ्रेक्नोज के रोग नियंत्रण के लिए मैनकोजेब 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। थ्रिप्स कीट के लिए एसीफेट दवा का 0.1% की दर से छिड़काव करना चाहिए। तो ये ऐसे आप करेंगे तो निश्चित रूप से बरसात में जो आपका फसल का और गर्मी के दौरान जो फसल का बढ़वार होगा, उसकी शारीरिक बढ़वार होगी वो ज़्यादा होगी और शरीर स्वस्थ रहेगा। तो फूल की संख्या ज़्यादा होगी, फूल की संख्या ज़्यादा होगी तो स्वाभाविक रूप से फल ज़्यादा होगा और अंततः आपकी उत्पादकता बढ़ेगी। आज के समय हर कोई व्यक्ति रसायनों से मुक्त अच्छी गुणवत्ता के उत्पादों और भोजन का सेवन करना चाहता है, क्योंकि अंधाधुंध रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उत्पादित फल, सब्जियां या अनाज मनुष्य की सेहत को हानि पहुंचा रही हैं। बाजार में मिलने वाली ज्यादातर सब्जी और फलों में रासायनिक तत्वों की अधिकता होती है। ऐसे में हम अपने घरों के आसपास खाली पड़ी जमीन पर सब्जी और फलों की खेती करके सेहतमंद भरपूर उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, किचन गार्डन में कौन कौन सी सब्जियों की खेती किस तरह से करना है, इस बारे में जानकारी दे रही हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला दरभंगा की कृषि विशेषज्ञ पूजा कुमारी। आज मैं आप लोगों को किचन गार्डन यानी गृह वाटिका, जिसे पोषण वाटिका भी कहा जाता है,
इसके बारे में बताने जा रही हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारा भारत देश जिसमें कि दिन प्रतिदिन जिसकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है और लोगों में कुपोषण की समस्या देखने को मिल रही है, जो दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। अगर आपके घर के आसपास थोड़ी सी भी जमीन है तो आप उसमें पोषण वाटिका यानी किचन गार्डन बना सकते हैं। पोषण वाटिका में लगी सब्जियां कीटनाशक रहित यानी पूरी तरह जैविक होंगी, जो आपको कुपोषण से मुक्त कर सेहतमंद बनाएगी। आप घर की छत पर भी छोटे स्तर पर सब्जियों का बाग लगा सकते हैं। गृह वाटिका के बारे में कहा जाता है कि अगर आप इसे लगाएं तो एक परिवार जिसमें कि 5 सदस्य हो, उनके लिए प्रतिदिन के हिसाब से सब्जी की उपलब्धता हो सकती है। आप अपने पोषण वाटिका में सब्जी तथा फल दोनों को लगा सकते हैं। ICMR की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन करीब 300 ग्राम सब्जियों का सेवन करना चाहिए तथा 80 ग्राम फल का सेवन करना चाहिए। अगर सब्जियों की बात करें तो इसमें 100 ग्राम पत्तेदार सब्जियां, 100 ग्राम फल वाली सब्जियां तथा 100 ग्राम जड़ या कंद वाली सब्जियां होनी चाहिए। आप अगर 5 सदस्यों के एक परिवार है तो इस आपके लिए 250 वर्ग मीटर की ज़मीन पर्याप्त होगी, जिसमें आप अपना किचन गार्डन लगा सकते हैं। इस किचन गार्डन में आप करीब 10 से 15 बेड बना लें। अगर आप अपने जो जगह है उसकी उपलब्धता के अनुसार आप इसे वर्गाकार या गोलाकार किसी भी आकृति में बना सकते हैं। इस 10 से 15 बेडों में आप विभिन्न प्रकार की 7-8 सब्जियां, जो भी मौसमी सब्जियां होती हैं, उसे लगा सकते हैं। किचन या टेरेस गार्डन के लिए ऐसे स्थान का चयन करें छत के ऊपर, बरामदा या खिड़की के छज्जे। घर में खुले स्थान जहां पर सूर्य की रोशनी तथा पानी की सप्लाई की समुचित व्यवस्था हो, वहां पर गृह वाटिका बेहतरीन तरीके से स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि पौधे सूर्य की रोशनी एवं पानी प्राप्त कर अच्छी गुणवत्ता की सब्जियां और फलों का उत्पादन देते हैं। सब्जियां लगाने से पहले हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी हम बीज प्रयोग कर रहे हैं उसे उपचारित कर लें। मौसम के अनुसार, जैसे कि अगर रबी का मौसम में है तो इसमें आप टमाटर, मूली, चुकंदर, गाजर इत्यादि लगाएं। अगर आपका खरीफ का मौसम है तो इसमें गोभी, पत्ता गोभी, चुकंदर, पालक, मेथी, धनिया इत्यादि लगाएं। अगर जायद का मौसम है तो इसमें आप भिंडी, करेला, जो खरबूजा हो गया, तरबूज हो गया इत्यादि लगाएं। किचन गार्डन में खाली पड़े लकड़ी बक्से और गमले का प्रयोग कर सकते हैं, जिनमें बालू, मिट्टी और कंपोस्ट का मिश्रण बनाकर पौधों को आप लगा सकते हैं। इसके अलावा आजकल पॉलिथीन से बनी बेड का प्रयोग कर आप सब्जियों को घर में उगा सकते हैं। छोटे बेड पर कम खाई जाने वाली सब्जियां और पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, चौलाई आदि लगाएं और बड़े बेड पर अधिक मात्रा में प्रयोग होने वाली सब्जियां या फलदार सब्जियां जैसे आलू, टमाटर, बैंगन, भिंडी आदि लगाएं। कुछ बातों का ध्यान रखकर, जैसे कि अगर हम क्यारियां बना रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी जगह हम अपने चलने फिरने के लिए तथा निराई गुड़ाई के लिए छोड़ेंगे। कंटेनर और गमलों में लगे पौधों की समय समय पर देखरेख करना बहुत जरूरी होता है। पौधों की सिंचाई मौसम, पौधे की आवश्यकता और मिट्टी के प्रकार पर करनी चाहिए। सर्दी के मौसम में पौधों को पानी की आवश्यकता कम होती है और गर्मी के मौसम में अधिक, इसलिए नमी कमी दिखने पर ही सिंचाई करनी चाहिए। आवश्यकता से अधिक पानी भी पौधों को नुकसान पहुंचा सकता है। पानी देने से पहले मिट्टी को 1 इंच तक खरोंच देना चाहिए। गृहवाटिका की सब्जियों के कीट पतंगों और रोगों से बचाव के लिए बाजार के रासायनिक पेस्टिसाइड की जगह घर पर नीम की पत्तियों के रस या नीम के तेल का छिड़काव करें। सब्जियों की तुड़ाई परिपक्व की अवस्था में तुरंत कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसी अवस्था पर सब्जियां ताज़ा एवं गुणवत्ता वाली प्राप्त होती हैं तथा जब पत्ते वाली सब्जियां कोमल रहें तब रोजाना तुड़ाई या फिर कटाई करते रहना चाहिए। टमाटर की तुड़ाई जब लाल हो जाए तब कर लेना चाहिए। भिंडी और बैगन की तुड़ाई जब उनका पूरा आकार में हो लेकिन कोमल रहे तब इसकी तुड़ाई कर लेनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं कि जो गरीब लोग हैं उनके पास सब्जियां उपलब्ध नहीं होती हैं, तो वो ऐसे किचन गार्डन लगा के सब्जियां तो ले ही सकते हैं, इसके साथ साथ कुछ अपने पैसों की भी बचत कर सकते हैं। तो मैं किसान भाइयों से निवेदन करूंगी कि अपने जो भी आसपास जगह बचा है उसमें अपने पोषण वाटिका लगाएं और इसका लाभ पाएं। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द ही हाजिर होते हैं।
के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर भी टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार से है। मौसम विज्ञान विभाग, भारत सरकार और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के द्वारा भेजे गए मौसम रिपोर्ट के अनुसार रांची और इसके आसपास इलाकों में रहने वाले किसानों के लिए सलाह दी जाती है। युवा फलों एवं सब्जियों के पौधों को तेज हवा के कारण फसलों को गिरने से रोकने के लिए यांत्रिक सहायता प्रदान करें। जो किसान भाई गर्मा मूंग की बुआई किए हुए हैं, वे निकाई गुड़ाई कर खरपतवार नियंत्रण का कार्य कर लेवें, ताकि मिट्टी में ज्यादा से ज्यादा दिनों तक नमी को संरक्षित रखा जा सके तथा साफ मौसम देखकर यूरिया का भुरकाव 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से करें। वर्षा के बाद पपीता की फसल में जड़ सड़न रोग का प्रकोप देखा जा सकता है। किसान भाइयों, खेतों से अतिरिक्त पानी निकालने के लिए निकासी की व्यवस्था करें और पपीता की जड़ों के आसपास फफूंदनाशक थियोफेनेट मिथाइल 70% WP 2 से 4 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से डालें। कहीं कहीं लत्तेदार सब्जियां जैसे कद्दू, खीरा, नेनुआ, बैगन, भिंडी आदि में पत्तियों के साथ साथ पौधे भी सूख रहे हैं। इसका कारण है लाल मकड़ी कीट का इन पर प्रकोप है। इसके बचाव के लिए डाइकोपाल 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। इसका आक्रमण होते ही 1 सप्ताह के अंतराल पर आवश्यकता के अनुसार 2 से 3 बार शाम के समय ही छिड़काव करें। जो किसान भाई हल्दी, अदरक या ओल की खेती करना चाहते हैं, वे खेत तैयार कर बुआई करें। मिट्टी में पर्याप्त नमी होने पर ही बुआई करें एवं बीज बोने के बाद खेत को पुआला, पत्तियों आदि से ढक दें। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत सरकार और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर के सहयोग से जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार गेहूं, अरहर तथा रबी मक्का की कटनी तथा सुखाने का काम सावधानी पूर्वक करें। विगत माह में बोई गई मूंग और उड़द की फसलों में निकाई गुराई एवं बछनी करें। इन फसलों में सघन रोमों वाली सुड़िया की निगरानी करें। इनके सुड़ियों के शरीर के ऊपर काफी घने बाल पाए जाते हैं। यह मूंग एवं उड़द के पौधों के कोमल भागों विशेषकर पत्तियों को खाती है। इनकी संख्या अधिक रहने पर रोकथाम के लिए फसल में मिथाइल पैराथियान 50 EC दवा 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल फसल में छिड़काव करें। लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी और खीरा में लाल भृंग कीट से बचाव हेतु डाइक्लोरवास 76 EC 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल में छिड़काव करें। ओल की फसल की रोपाई शीघ्र संपन्न करें। रोपाई के लिए गजेंद्र किस्म अनुशंसित है। ओल की कटे कंद को ट्राइकोइमान पिरिटी दवा 4 ग्राम प्रति लीटर गोबर के घोल में मिलाकर 20 से 25 मिनट तक डुबो कर रखने के बाद कंद की रोपाई करें, ताकि मिट्टी जनित बीमारी लगने की संभावना को रोका जा सके तथा अच्छी उपज प्राप्त हो सके। पशुओं को संतुलित आहार देना चाहिए, क्योंकि पशु को संतुलित आहार नहीं देने पर पशु की स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता है। पशु कमजोर होकर बीमार होने लगता है, इसलिए पशुओं को प्रोटीन युक्त आहार दें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब इस प्रकार से है। आज के अन्नदाता कार्यक्रम में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव हेसल, जिला रांची से जगनलाल जी ने। आप बतख की उन्नत नस्लों के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो जगनलाल जी आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। पूरे कुक्कुट पालन का
5 से 6% जो हिस्सा है वो बत्तख पालन के द्वारा पूरा होता है। बत्तख की बात करें तो मुर्गियों की तरह ही बत्तख में भी कई प्रभेद होते हैं। जो एक अंडे देने वाली नस्ल होती है उसमें ख़ास करके जो खाकी कैम्बेल हैं, रनर हैं, ये काफ़ी ज़्यादा अंडे देती हैं और खाकी कैम्बेल तो 280 से 300 अंडे तक प्रति वर्ष देती हैं। जब हम बात करते हैं मांस के लिए, जब आप बत्तख पालन करते हैं तो मस्कोवी है, एल्सबेरी है, तो ये सब प्रजातियां हैं। आप उसको आसानी से आप जब मांस उत्पादन के लिए बत्तख पालन करते हैं तो इनका बत्तख पालन आप करें। आइए अब नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अलावा आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088922163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ।